Hey everybody, welcome back once again. This side CS Tanya Bhandari. I hope you are enjoying the delisting regulations which we have started in our previous class, right? So अभी तक अगर मैं बात करूँ, कुछ रिकैप करें, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या समझा था। तो हमने समझा डीलिस्टिंग होता क्या है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सस्पेंशन, देन डीलिस्टिंग कितने तरीक़ों से हो सकती है, वॉलेंट्री है, कंपल्सरी है, and coming to the regulation we have covered regulation number 3, right? Now moving forward, अब हम बात करेंगे conditions for delisting which comes under, which falls under regulation number 4. यहाँ पे क्या बोला है that regulation 4 provides that neither any company shall apply for nor any shall apply for nor any recognized stock exchange shall permit delisting of equity shares of a company. मतलब क्या कि अगर जो अभी हम पहले अभी नीचे जो 4 कंडीशंस पढ़ेंगे, अगर ये फुलफिल नहीं होती हैं, मतलब ऑब्वियसली ये चीज़ें आपने अगर मान लो, जैसे अगर मैं क्विक आपको बताऊं तो हमने बायबैक ना किया हो, हमने कन्वर्टेबल ना हो रही हो, राइट? तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, पहले हमें ये फुलफिल करना है तभी हम डीलिस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, रेगुलेशन 4 प्रोवाइड्स दैट नाइदर एनी कंपनी शैल अप्लाई, कोई कंपनी ना ही अप्लाई करेगी, ना ही कोई स्टॉक एक्सचेंज परमिट करेगी उस डीलिस्टिंग को। कब कब अगर ये कंडीशंस हो रही हैं, बोलते हैं नीदर एनी कंपनी शैल अप्लाई for nor any recognized stock exchange shall permit delisting of equity shares of the company unless a period of 3 years has elapsed since the listing of that class of equity shares on any recognized stock exchange. मतलब क्या कि मैं एज अ कंपनी एक अपने इक्विटी शेयर्स को डीलिस्ट करने जा रही हूँ, लेकिन वो इक्विटी शेयर्स को लिस्ट किए हुए अभी 3 साल भी नहीं हुआ है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, can I go for delisting of that specific equity shares? The answer is no, क्योंकि ये रेगुलेशन नंबर 4 में लिखा है ऑफ डीलिस्टिंग रेगुलेशन 2021, राइट? तो मतलब कि अगर मुझे कोई भी इक्विटी शेयर्स को मैं डीलिस्ट कर रही हूँ तो मुझे आई नीड टू मेक श्योर कि उसको लिस्ट किए हुए मुझे क्या होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। मिनिमम लॉक इन कितना है, 3 साल, राइट? So unless a period of 3 years has elapsed since the listing of that class of equity shares on any recognized stock exchange, this was the first condition. Second क्या है, if any instrument issued by the company which is convertible into the same class of equity shares that is sought to be delisted is outstanding. Again, मैंने कुछ ऑलरेडी कन्वर्टेबल शेयर्स जो हैं इशू कर रखे हैं, राइट? या कन्वर्टेबल, बेटर वर्ड वुड बी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ मैंने इशू कर रखी हैं। अब वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ एक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उस ही इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने वाली हैं जिसकी कंपनी अब डीलिस्टिंग कर रही है। तो क्या ये फेयर होगा? द आंसर इज नो। ठीक है, क्यों फेयर नहीं होगा? मुझे कुछ रीजंस चाहिए। देखो, अब खुद सोचो, डीलिस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं उस कंपनी की शेयर होल्डर नहीं रह सकती। आई कैन बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, बट ऑन डीलिस्टिंग आई लूज द लिक्विडिटी फ्रॉम माई हैंड। लिक्विडिटी एज इन कि मैं वो फ्रीली ट्रेड नहीं कर सकती हूँ, जो कि अभी मेरे एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, मैं जब चाहूँ खरीदूँ बेचूँ, मैं वो नहीं कर सकती हूँ। डीलिस्टिंग का सिर्फ मतलब यही होता है, ठीक है? लेकिन मैं उसको प्राइवेटली तो होल्ड कर सकती हूँ, राइट? बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ मैंने इशू कर रखी हैं और वो उसी क्लास ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट होने जा रही हैं जिसकी मैं डीलिस्टिंग करने जा रही हूँ, तो मतलब उन शेयर होल्डर्स को तो वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है वो लिक्विडिटी की, राइट? तो वो अलाउड नहीं है। अंडरस्टूड? तो 2 कंडीशंस क्या है? पहली हमने क्या पढ़ी कि मिनिमम 3 साल सिक्योरिटीज़ को लिस्ट रहना ज़रूरी है, उसके बाद ही वी कैन गो फॉर दी डीलिस्टिंग। सेकेंड इज कि इफ़ कोई भी इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने इशू किया है विच इज़ कन्वर्टेबल इनटू दी सेम इक्विटी, सेम क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये याद रखना। और ठीक है, तो आप उसको डीलिस्ट करने जा रहे हो, दैट इज़ नॉट अलाउड। Third is pursuant to buyback of equity shares by the company, including a buyback pursuant to consolidation or division of or part of equity share capital of the company, unless a period of 6 months has elapsed
फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच बायबैक। मान लो इस यहाँ पे मेरा बायबैक कंपनी ने स्टार्ट किया एंड वो एक सर्टेन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ से और 6 महीने तक मैं डीलिस्ट नहीं कर सकती हूँ, मतलब ये पूरे ही पीरियड में डीलिस्टिंग अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है, एक क्वेश्चन ऑब्वियस, देखो नहीं है, हमने 4 कंडीशंस पढ़ ली, रटना है रट लिया, एग्जाम में लिखना है लिख लिया, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू गो फॉर अ लिस्टेड एंटिटी, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जा सकते हैं कि ठीक है कौन से सिनेरियोज में कंपनी डीलिस्टिंग के लिए नहीं जा सकती। यू विल योर आंसर वुड बी दीज 4 कंडीशंस, बट टू काउंटर इट कि आपसे कोई सामने से पूछ रहा है क्यों, तो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। तो मुझे बताओ कि बायबैक कंपनी ने करा है, अब यहाँ पे बोला कि और जैसे ही बायबैक ख़त्म हुआ उसके और 6 महीने तक कंपनी डीलिस्टिंग नहीं कर सकती है। द रीज़न इज, आप खुद सोचो रीज़न क्या होगा। देखो रीज़न क्या है कि एक तो मैंने अपना ऑब्वियसली कुछ शेयर्स को बायबैक किया, फिर मैं डीलिस्ट भी कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के माइंड में क्वेश्चन तो आएगा ना कि भाई कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या, तो वो क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन ना रेज हो उसके लिए भी एक ये है कि हाँ आपको 6 महीने तक डीलिस्ट नहीं करना। सेकेंड वुड बी ऑब्वियसली द ट्रांसपेरेंसी, कंपनी की कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ जाती है। एंड थर्ड आंसर वुड बी कि आप अभी आपने बायबैक किया, अब आप डीलिस्ट कर रहे हो, तो जैसे अपने पहले वाले आंसर्स को देखें कि क्रेडिबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी का ध्यान में रखें, तो हमें फर्दर इन्वेस्टर्स का मिलना भी मुश्किल हो सकता है फॉर आवर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, राइट। तो ऐसे ही कुछ लॉजिक, कुछ रीजंस की वजह से हम बायबैक नहीं अब हम बायबैक के बाद हम डीलिस्टिंग नहीं करेंगे, राइट। Fourth is pursuant to a preferential allotment made by the company unless a period of 6 months has elapsed from the date of such allotment। मतलब क्या, अभी मेरी कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है, राइट। अब कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है, अब उसको बीते हुए कुछ टाइम, जैसे हमने बोला ना बायबैक के 6 महीने बाद तक आप डीलिस्टिंग नहीं कर सकते हो, सेम रीज़न सेम सिनेरियो में अगर आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है, प्रेफरेंशियल मतलब किसी को प्रेफरेंस दी है अलॉटमेंट के लिए, वहाँ से 6 महीने के बाद भी आप डीलिस्टिंग नहीं कर सकते हो। तो दीज आर दी 4 कंडीशंस जब कोई भी कंपनी डीलिस्टिंग के लिए नहीं अप्लाई कर सकती है, नीदर द स्टॉक एक्सचेंज विल परमिट, राइट। लेकिन प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड अंडर क्लॉज डी of sub-regulation 1 shall be applicable to delisting of equity shares by a new acquirer who has made an offer under regulation 5A of the takeover regulations or a new promoter pursuant to reclassification or in terms of the provision of the SEBI LODR regulations। बोलता है कि जो हमने कंडीशन पढ़ी ना, ये अगर हमारा टेक ओवर, जब हम टेक ओवर पढ़ते हैं उसमें एक आती है रेगुलेशन 5A, ठीक है, वो भी आपको अभी हम उसका भी यहाँ पे रेफरेंस लिया। बोलते हैं कि अगर उसके दौरान, ठीक है, डीलिस्टिंग का ये होता है ना कि भाई बहुत सारे मेजर रीजंस हो सकते हैं। दूसरा है कि भाई एक्वायर हो रही है मेरी कंपनी, अब वो जो एक्वायर है वो आपके आपको टेक ओवर कर रहा है, लेकिन उसका मोटिव क्या है कि टेक ओवर करने के बाद आपको आपकी कंपनी के शेयर्स को वो डीलिस्ट करा देगा। तो बोलते हैं फिर वो चीज़ इसके अंदर नहीं आएगी, राइट। दैट अगर हम वहाँ वो रूट से आए हैं तो फिर हम वो रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। Second, an acquirer shall not propose delisting of equity shares of a company if the acquirer has sold equity shares of the company during a period of 6 months prior to the date of the IPA. Now, what is IPA? Initial Public Announcement, ठीक है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में 3-4 चीज़ें हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट इज एन एक्वायरर। ना हु इज एन एक्वायरर? Acquirer could be an individual or it could be a company, right? So acquirer एक promoter भी हो सकता है और it could be a company। तो हम अब एक broad way में हम क्या term use कर देते हैं acquirer, but it could be any, right? Sorry, तो an acquirer shall not propose delisting of the equity shares of the company अगर उसने खुद 6 मतलब
जिस दिन वो बोल रहा है कि मुझे डीलिस्ट करना है, बोलता है कि उसने बेचे ना हो इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months। अगर आज हमने बोला डीलिस्टिंग करनी है तो बोलता है चेक कर लो कि एक्वायरर ने पिछले 6 महीने में शेयर्स को बेचा तो नहीं है, इक्विटी शेयर्स को, उन शेयर्स को बेचा तो नहीं है। अगर उसने किया है तो फिर वो डीलिस्टिंग नहीं कर सकता है। An acquirer shall not propose delisting of equity shares if the acquirer has sold equity shares during the period of 6 months to the date of the IPA। कि भाई ये क्या चल रहा है, एक तरफ आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है, फिर आप इधर से डीलिस्ट कर रहे हो, तो ये आपके एक इनसाइडर ट्रेडिंग ही तो हो गई। तो बोलता है इसको रोकने के लिए ये कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल की गई है। Then nothing contained in clause A and B of sub-regulation 1 shall apply to delisting of equity shares falling under regulation 5 of these regulations। अब regulation number 5 क्या बोलता है, वो बात करता है voluntary delisting की। बोलता है conditions and procedure for delisting where exit opportunity is not required। मुझे कब exit opportunity नहीं देनी है। देखो एग्जिट अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे कब नहीं देनी है कि भैया मैं सारे प्लेटफॉर्म से तो जा नहीं रही हूँ, ठीक है, आई एम अवेलेबल ऑन दी एटलीस्ट वन ऑफ दी ट्रेडिंग टर्मिनल्स। तो अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मुझे एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। आपकी कोई लिक्विडिटी पे, आपके उन पे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं एक प्लेटफॉर्म से हट रही हूँ लेकिन आई एम अवेलेबल ऑन दी अदर प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स यू कैन स्टिल ट्रेड ऑन दी शेयर्स। तो इस केस में मुझे एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलेशन 5 प्रोवाइड्स दैट अ कंपनी में डीलिस्ट इट्स इक्विटी शेयर्स फ्रॉम वन और मोर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज on which it is listed without providing an exit opportunity to the public shareholder if after proposed delisting the equity shares remain listed on the recognized stock exchange that has nationwide trading terminal। कि अगर जैसे मैंने बोला कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे मैं अभी भी लिस्टेड हूँ तो मुझे एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोला कि अगर यहाँ देखो यहाँ पे क्या बोला था कि ए एंड बी वोंट बी एप्लीकेबल। तो मतलब मैं बायबैक की जो कंडीशन लगा रही हूँ, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की कंडीशन लगा रही हूँ, बोलता है वो फिर इन पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हम अभी भी कुछ प्लेटफॉर्म्स पे अब यू कैन स्टिल ट्रेड ऑन द शेयर्स, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। अभी हम सब जगह से हट नहीं रहे हैं तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यू कैन ईजिली परफॉर्म दोज कंडीशंस, ठीक। Then no acquirer shall directly or indirectly employ the funds of the company to finance an exit opportunity or an acquisition of shares made pursuant to delisting provided under this regulation। क्या बोल रहा है, कोई भी acquirer चाहे directly या फिर indirectly कंपनी के funds को shall देखो directly and indirectly employ the funds of the company to finance an exit opportunity। कंपनी के funds को वो use नहीं करेगा, करेक्ट। नो एक्वायरर किसी भी एंगल से कंपनी के फंड्स को यूज़ नहीं करेगा एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने के लिए, राइट। नाउ नो एक्वायरर शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन 3 केसेस में क्या बोला है, क्या नहीं करेगा, किसी भी तरीके से फ्रॉड नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय एनी डिवाइस, स्कीम और आर्टिफिस टू डिफ्रॉड एनी शेयर होल्डर और अदर पर्सन। कि भाई आप जो चीज़ें हैं नहीं आप वो दिखा रहे हो, दैट इज़ नॉट अलाउड। एंगेज इन एनी ट्रांजैक्शन और प्रैक्टिस दैट ऑपरेट्स एज फ्रॉड, राइट। एंगेज इन एनी एक्ट और प्रैक्टिस दैट इज़ फ्रॉडुलेंट, डिसेप्टिव, मैनिपुलेटिव। बेसिकली क्या कि किसी भी तरीके से हमारे शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो रेगुलेशन 4 इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। कोई भी केस स्टडी आती है यहाँ से आ सकती है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो हमने ए एंड बी यहाँ पे लिखा है ना कि नथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज ए एंड बी शैल अप्लाई और डी लिस्टिंग अगर रेगुलेशन 5 में फॉल होते हैं कि भाई हम सारे प्लेटफॉर्म से तो नहीं हट रहे, तो उस केस में जो 3 साल वाली कंडीशन है ना कि मिनिमम 3 साल लिस्ट हुए हो जाने चाहिए तभी आप डी लिस्टिंग के लिए जा सकते हो। तो बोलता है फिर उस केस में ज़रूरत ही नहीं ना, हम तो अभी भी अवेलेबल हैं, एज इन मैं अभी भी और प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हूँ। तो ये कंडीशन रेगुलेशन 5 जहाँ पे आता है कि भाई हम और भी प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं, 1-2 से हट रहे हैं लेकिन एटलीस्ट 1 पे हम ट्रेडेबल हैं, तो बोलता है ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। तो
तो ये 4 कंडीशंस आपको अच्छे से पढ़नी है। फिर हमें और क्या समझ में आया कि एक्वायरर कंपनी के पैसे से एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता है, राइट। देन उसको किसी भी तरीके से कोई भी शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड नहीं करना है। और अगर वो डीलिस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो एक्वायरर ने पिछले 6 महीने में कोई भी इस सिक्योरिटीज़ को क्या ना किया हो, बेचा ना हो, राइट। कि भाई आप उधर से ज़्यादा में बेच रहे हो फिर कम पे खरीद रहे हो तो आपका ही फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसा नहीं हुआ होना चाहिए। तो ये बात सारी की सारी रेगुलेशन नंबर 4 बोलता है। नाउ कम्स रेगुलेशन नंबर 6। Any company desirous of delisting its equity share when no exit opportunity is required। जो हमने रेगुलेशन 5 पढ़ा ना कि हम वॉलेंट्री कर रहे हैं और हम अभी भी अवेलेबल हैं, तो उस केस में क्या है, देखो हमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी तो देनी नहीं है, तो हमारा प्रोसीजर भी बहुत सिंपल होगा। क्या होगा कि सबसे पहले अगर मैं कंपनी में कोई भी मूव ले रही हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या 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 बेसिक प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो मैं बोर्ड रेजोल्यूशन पास करती हूँ, भाई डायरेक्टर्स की सहमति होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या हुआ, ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ इट्स बीओडी, ठीक है। सेकंड, जैसे ही यहाँ से मुझे अप्रूवल मिलता है, विल मेक एन एप्लीकेशन टू द रेलेवेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर इट्स डीलिस्टिंग ऑफ इट्स इक्विटी शेयर। रेलेवेंट रिकॉग्नाइज, क्योंकि हम सबसे नहीं हट रहे हैं, हमें 1-2 स्पेसिफिक से हट रहे हैं, तो जिससे हम डीलिस्ट हो रहे हैं उनको हम एप्लीकेशन देंगे। देन इशू अ पब्लिक नोटिस टू द प्रपोज्ड ऑफ द प्रपोज्ड डीलिस्टिंग इन एटलीस्ट 1 इंग्लिश नेशनल न्यूज़पेपर, 1 हिंदी नेशनल न्यूज़पेपर एंड 1 and 1 vernacular newspaper in the region where the relevant stock exchange is located। तो हम पब्लिक को डिसमिनेट कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन। देन डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ डीलिस्टिंग इन द फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट पोस्ट डीलिस्टिंग। आप डीलिस्टिंग कर लोगे, उसके बाद आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट में इसके रीज़न, जस्टिफिकेशन, क्या प्राइस पे आपने डीलिस्ट किया है, ये सब कुछ अपनी एनुअल रिपोर्ट में पोस्ट डीलिस्टिंग आपको पब्लिश करना होगा। So an application for delisting shall be disposed by the recognized stock exchange within a period not exceeding 30 days from the date of receipt of such application। कि भाई मैं एक स्टॉक एक्सचेंज हूँ, मेरे पास आज एप्लीकेशन आई कि ये फलाना कंपनी है, इसको इस पर्टिकुलर ये प्लेटफॉर्म पे हम डीलिस्ट कर रहे हैं, तो मेरी क्या ड्यूटी बनती है कि जिस दिन मुझे एप्लीकेशन मिली या जिस दिन मुझे रिक्वेस्ट मिली कि अब ये इसको डीलिस्ट करना है, वहाँ से मेरे पास स्टॉक एक्सचेंज भी बाउंड है एक टाइम फ्रेम मैनर में चीज़ें करने को, ठीक है। तो क्या है कि वहाँ से मैक्सिमम 30 डेज़ के अंदर अंदर मुझे ये पूरा का पूरा प्रोसेस करना है। मुझे 30 डेज़ के अंदर अंदर उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना ही है, राइट। ऑब्वियसली अगर कुछ इनकम्प्लीट है तो आई विल आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन, लेकिन 30 दिन के अंदर वो हो जाना चाहिए। The following details shall be provided in the above mentioned public notice। क्या the name of the recognized stock exchange, हम public notice issue कर रहे हैं ना कि एक इंग्लिश लैंग्वेज में, एक हिंदी में और वर्नाकुलर में, तो उसमें क्या इंफॉर्मेशन हम बताएंगे, हम बताएंगे कि ये प्लेटफॉर्म पे हमारे शेयर्स ट्रेड होते थे, रीज़न क्या है, एंड फैक्ट ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ लिस्टिंग, कि अभी भी हमारे कौन से प्लेटफॉर्म पे शेयर्स ट्रेडेबल हैं, लिस्टेड हैं, वो हम डिस्क्लोज करेंगे। तो ये हो गया, ये मैं वॉलेंट्री जा रही हूँ विदाउट गिविंग एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी। तो प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू रेगुलेशन नंबर 7। क्या है, कंडीशंस एंड प्रोसीजर फॉर डीलिस्टिंग वेयर एग्जिट अपॉर्चुनिटी इज रिक्वायर्ड। तो अब जितनी भी हम रेगुलेशन पढ़ेंगे, हम क्या ध्यान में रख के पढ़ेंगे कि हमें अपने शेयर होल्डर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है। तो अब हम वो प्रोसीजर पढ़ेंगे एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रोसेस पूछा जा सकता है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे कि हमें इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है। इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट करते ही अगले दिन तक हमें क्या, मतलब ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे हम, और फिर हमें विद इन 1 डे कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी ये चीज़ हमें मतलब ऑब्वियसली इंटीमेट कर देंगे हम लोग। देन फिर उसके बाद क्या होगा कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा समझते हैं कि हम मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करेंगे इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट करने से भी पहले, ठीक है। तो पहले मर्चेंट बैंकर हुआ, फिर इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट हुई, हमने इंटीमेट किया विद इन 1 डे, हमने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी ये नोटिस भेजा,
हमने स्टॉक एक्सचेंज को बताया, फिर हमने एक सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया। जैसे ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया फिर वहाँ हमें क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन के पास होने के अगेन विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम हमें हमारी स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ अब हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है, हम हर जगह से डीलिस्ट हो रहे हैं। अब ये भी वॉलेंट्री का ही सिनेरियो है। एक वॉलेंट्री का सिनेरियो हुआ कि डीलिस्ट हो रहे, एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, जो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं वॉलेंट्रली ही हम एग्जिट हो रहे हैं, लेकिन हमें उस केस में एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है। Regulation 7 provides that equity shares of the company may be delisted from all the recognized stock exchanges having nationwide trading terminal on which they are listed after an exit opportunity has been provided by the acquirer to all the public shareholders holding equity shares sought to be delisted, right? In accordance with chapter 4, जो chapter 4 है इस रेगुलेशन का, वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है। Now comes the regulation 8 IPA initial public announcement। अब हर जगह आपको initial public announcement में नहीं यूज करूँगी। When I am referring the word IPA it means initial public announcement, correct? So on the date when the acquirer जब decide करता है कि हाँ मुझे voluntary delist कराना है, वो क्या करेगा, IPA लेके आएगा, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा। किसको? टू ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस को ऑन विच द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड and the stock exchange shall forthwith disseminate the same to the public। मैं एक्वायरर हूँ, मुझे डीलिस्ट कराना है, मैंने स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट किया। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगी, पब्लिक नोटिस देगी। ठीक है, पब्लिक नोटिस कैसे होगा कि वही इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी में होगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगा। ठीक है, तो इससे अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेगी सो दैट जर्नल पब्लिक को इस चीज़ के बारे में पता पड़ जाए। और वही सेम कॉपी, जैसे मैंने स्टॉक एक्सचेंज को बताया, वही सेम कॉपी मैं अपने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी भेज दूंगी विद इन 1 वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ द IPA। आज मैं IPA लेके आई हूँ, ठीक है, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट किया है, तो ऑब्वियसली इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब मैंने स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट कर दिया, तो तभी वही तो हुआ IPA लाना। ठीक है, तो जैसे ही मैंने IPA लाई, मैं उसके विद इन 1 वर्किंग डे, एक दिन के अंदर अंदर ही विद इन 1 वर्किंग डे मैं कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे नोटिस भेज दूंगी कि हम स्पेसिफिक सिक्योरिटी को डीलिस्ट कर रहे हैं, राइट। अब जो IPA होगा उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या होगी कि भाई क्यों कर रहे हो, ठीक है, रीज़न बताओ, और एन अंडरटेकिंग विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद रेगुलेशन 4245 ऑफ दीज रेगुलेशन, कि भाई कंपनी जो 4-5 में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी फ्रॉड की इंटेंशन नहीं है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे 4.2 के अंदर कि देखो कि एक्वायरर ने पिछले 6 महीने में सिक्योरिटीज़ को बेचा नहीं है, राइट। तो अगर उन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर सिक्योरिटीज़ को बेचा नहीं है तो वो डीलिस्ट कर सकते हैं। यही तो लिखा था ना, 6 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ IPA उन्होंने कुछ भी ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज़ में नहीं किए। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हम बताएंगे कि हो रही हैं, और हम रीज़न बताएंगे कि हम क्यों डिलिस्ट करना चाहते हैं। ये चीज़ मेरी IPA में मेंशन होगी। द IPA शैल नॉट ओमिट एनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और कंटेन एनी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे ही हम IPA लाए, हमने बोला अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजर टू द ऑफर। देखो मैंने क्या बोला था, प्रायर टू एंड मेकिंग एन IPA, कि भाई मुझे पता है, मेरे दिमाग में तो ये बात आ गई ना कि मैं डीलिस्ट कराऊंगी। अब मुझे पता है जब मैं डीलिस्ट कराऊंगी तो बिफोर मेकिंग एन अनाउंसमेंट ऑफ द इनिशियल पब्लिक टू द इनिशियल पब्लिक टू द स्टॉक एक्सचेंज सेंडिंग द कॉपी टू द रजिस्टर्ड ऑफिस, मुझे मेरे मर्चेंट बैंकर को, जो इस पूरे प्रोसेस का मैं बोल सकती हूँ एक तरीके से कंप्लाइंसेस को मैनेज करेंगे अलॉन्ग विद द कंपनी सेक्रेटरी, मुझे वो अपॉइंट करना होगा। तो प्रायर टू मेकिंग एन IPA द एक्वायरर शैल अपॉइंट द मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड विद SEBI एज मैनेजर टू द ऑफर, राइट। अब जहाँ पे हम मैनेजर का नाम लेंगे, मतलब हम किसको रेफर कर रहे हैं, मर्चेंट बैंकर को। द मैनेजर टू द ऑफर शैल नॉट बी एन एसोसिएट ऑफ द एक्वायरर, वो मेरे एक्वायरर से किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। IPA and the subsequent activities as required under these regulations shall be undertaken by the acquirer through the manager to the offer। ठीक है,
ऑब्वियसली कर सारी चीज़ें एक्वायरर रहे, लेकिन फेस किसका होगा, मैनेजर का, एंड मैनेजर इज मर्चेंट बैंकर. देन ऑब्लिगेशन ऑफ द मैनेजर टू द ऑफर, मतलब व्हाट, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि मर्चेंट बैंकर की व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ मर्चेंट बैंकर. ठीक है, तो यहाँ पे स्लैश करके मर्चेंट बैंकर भी हम लिख सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव. देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि ये तो एक हो गया कि व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ मर्चेंट बैंकर और मैनेजर टू द ऑफर. सेकंड कुड बी व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है. व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द एक्वायरर. हम ये सब पॉइंट्स धीरे धीरे कवर करेंगे, बट मेक श्योर आपको ये सब पता हो, बिकॉज दीज आर दी डायरेक्ट क्वेश्चन विच कुड बी आस्क्ड. तो क्या ऑब्लिगेशंस हैं बिफोर मेकिंग द डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट. अब आईपीए आने से पहले ही यहाँ पे मेरा मर्चेंट बैंकर अपॉइंट हो गया. ठीक है, अब आईपीए आया, अब उसके बाद पूरी टाइमलाइंस होंगी, फिर मेरा डीपीए आएगा, डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट. तो बोलता है बिफोर मेकिंग द डीपीए मर्चेंट बैंकर को कुछ चीज़ें इंश्योर करनी है. क्या है वो कुछ चीज़ें? पहला है एक्वायरर इज एबल टू इम्प्लीमेंट द डीलिस्टिंग ऑफर. क्योंकि हमने रेगुलेशन 4 में क्या पढ़ा था मैम, कि हमें कंपनी का पैसा यूज़ नहीं करना है टू फिनेंस द डीलिस्टिंग. ठीक है, तो एक्वायरर के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो जितने डीलिस्ट करना जा रहा है उतना सफिशिएंट अमाउंट टू कंप्लीट दैट होल प्रोसेस, वो उसके पास फिनेंस होना चाहिए. तो दैट नीड्स टू बी मेक श्योर बाय द मर्चेंट बैंकर. सेकेंड, पहली बात तो एबल टू इम्प्लीमेंट, जो वो बोल रहा है वो चीज़ें पॉसिबल होनी चाहिए. पॉसिबल कैसे होगी? अगेन द रीजनिंग पार्ट कम्स हियर, दैट रेगुलेशन 4 मेरी कहीं ना कहीं ब्रीच नहीं होनी चाहिए, तभी वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा. सेकेंड, फंड्स का फर्म अरेंजमेंट होना चाहिए. ठीक है, 2 चीज़ें हो गई. थर्ड, contents of the IPA, DPA, letter of offer, post bidding advertisements are complete, true, fair, adequate in all material aspects. ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आप पब्लिश कर रहे हो आईपीए में, डीपीए में, लेटर ऑफ ऑफर में, बिडिंग के बाद एडवर्टाइजमेंट में, वो सब कुछ एक्यूरेट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए. मार्केट इंटरमीडियरीज एंगेज फॉर द पर्पज ऑफ डीलिस्टिंग शेयर्स आर registered with the SEBI. Then manager to the offer shall exercise due diligence. उनकी क्या responsibility है? That he needs to make sure that due diligence के तहत सारी चीज़ें हो रही हो, प्रोफेशनल जजमेंट टू इंश्योर दैट ये सारी की सारी रेगुलेशंस जो हैं, ये बनी ही डीलिस्टिंग रेगुलेशन इसलिए हैं कि आप इनको ध्यान में रख के काम कर रहे हो, तो इनका कंप्लायंस होना चाहिए. Then manager to the offer shall not either directly or indirectly through his associate, वो खुद उनमें डील नहीं करेगा, डील ऑन इट्स ओन अकाउंट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी आफ्टर इट्स अपॉइंटमेंट एज मैनेजर टू द ऑफर टिल द कंक्लूजन ऑफ डीलिस्टिंग. भाई मेरे को ही उन्होंने मर्चेंट बैंकर अपॉइंट किया और मैं ही फिर उन शेयर्स में डायरेक्टली नहीं करी, लेकिन अपने इनडायरेक्ट सोर्स से मुझे तो पता पड़ रहा है ना कि भाई क्या फंड्स का अरेंजमेंट है, क्या प्राइस वो ऑफर करने वाला है. ठीक है, एक्वायरर क्या प्राइस पे उनका क्या बेस प्राइस रहने वाला है, तो मैं वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन मुझे पता भी और फिर मैं खुद ही उसमें ट्रेड कर रही हूँ, दैट इज नॉट अलाउड. देन मैनेजर टू द ऑफर इंश्योर दैट द एक्वायरर कंप्लाइज विद द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशन. सो दीज आर दी obligations which has to be followed by the manager to the offer or a merchant banker. Now, अब 2 चीज़ें हो गई कि पहले मैंने मर्चेंट बैंकर या मैनेजर टू दी ऑफर को अपॉइंट कर लिया, मैं आईपीए ले आई. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात आई? अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ठीक है, या मैं इसको और 2 प्रोसेस को और बताऊँ कि सबसे पहले मैंने मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया, फिर मैंने स्टॉक एक्सचेंज को बताया, आईपीए लेके आई, स्टॉक एक्सचेंज को बताया, फिर वहाँ से विद इन 1 वर्किंग डे ऑफ द आईपीए मैंने नोटिस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी भेज दिया. ठीक है, ये एक कंप्लीट टाइमलाइन है. फिर मेरी बोर्ड मीटिंग हुई तो बोला द कंपनी शैल ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ इट्स बीओडी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रपोजल नॉट लेटर दैन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द आईपीए. तो जिस दिन मेरा आईपीए आया, ठीक है, यहाँ से 1 वर्किंग डे विद इन sent copy of notice
टू कंपनी, ठीक है, ये भेज दिया। फिर यहाँ IPA के 21 दिन के अंदर मैक्सिमम 21 डेज के अंदर क्या हो गया, मेरी बोर्ड मीटिंग हो रही है, बोर्ड मीटिंग, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो जानी चाहिए। दैट मीन्स मेरा बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाइल कंसिडरिंग द प्रपोजल फॉर डीलिस्टिंग, वो क्या मेक श्योर करेंगे that company is in compliance with the applicable provision, acquirer and its related entities are in compliance with the applicable provisions of security law in terms of company secretary, including the compliance with sub regulation 5 of regulation 4 of these, मतलब कोई fraud नहीं होना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी आप अभी हम देखेंगे कि पीयर रिव्यू हमें कराना है, ठीक है, तो वो आपकी इन प्रोसेस होनी चाहिए, इन कंप्लाइंस टू दीज प्रोविजन होना चाहिए। डीलिस्टिंग इन देयर ओपिनियन जो हो रही है वो क्या है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर हो रही है। सो ये कुछ चीज़ें बोर्ड ऑब्वियसली इन पे ध्यान रखते हुए ही बोर्ड रेजोल्यूशन को पास करेंगे। So while communicating the decision of the BOD on the proposal for delisting of equity shares, the company shall also submit to the recognized stock exchange on which the equity shares of the company are listed. क्या सबमिट करेगी, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एंड द ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो क्या कि भाई हम स्टॉक एक्सचेंज को बोर्ड का तो ऑब्वियसली डिसीजन बता ही रहे हैं कि भाई हमारा जो बोर्ड रेजोल्यूशन है वो पास हो गया, लेकिन अलॉन्ग विद दैट हम डिलिजेंस रिपोर्ट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एंड ऑडिट रिपोर्ट वो भी सबमिट करेंगे। सो अपॉन रिसीट ऑफ द अबव मेंशन कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंपनी, द स्टॉक एक्सचेंज शैल फोर्थविथ डिसेमिनेट द सेम टू द पब्लिक। Now, appointment of peer reviewer company secretary to carry out the due diligence. Now, what is peer review company secretary? सी कुछ ऐसी एक हमारे इंस्टीट्यूट में पहले बात तो एक मैं बोल सकती हूँ कुछ लोगों की कमिटी है, ठीक है, जो कि सिलेक्ट करते हैं किस फर्म का उन्हें रिव्यू करना है, ठीक है, वो खुद अपने आप भी कर सकते हैं और एल्स आप एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, यू कैन अप्लाई टू देम कि आप हमारी फर्म का रिव्यू करिए, ठीक है। तो ये हो सकता है। पीयर रिव्यू क्या है कि भाई आप एक दूसरे का रिव्यू कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट आप अपने जो काम है जो काम कर रहे हो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो, वो ऑल द थिंग्स आर इन कंप्लायंस विद द ICSI गाइडलाइंस, कंप्लायंस विद द रिस्पेक्टिव, जो आपने सपोज मैंने कोई सी लिस्टिंग कंपनी का काम किया तो मैंने कितने ध्यान से सारी रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए वो आपका काम किया है, ठीक है। तो बेसिकली कंप्लायंस चेक करना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, ये सब चीज़ें अगर हम एक रिव्यू हो रही हैं तो आपकी अगर फर्म ऐसी कैटेगरी मतलब ऑब्वियसली रिव्यू की गई है तो हम उसको पीयर रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी फर्म मानते हैं। तो BOD of the company before considering the proposal for delisting shall appoint peer review company secretary, means ऐसे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जिनकी फर्म पीयर रिव्यू हो चुकी है, राइट, एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू सच कंपनी सेक्रेटरी फॉर कैरिंग आउट द ड्यू डिलिजेंस, उनसे अपनी कंपनी का ड्यू डिलिजेंस कराना। क्या द डिटेल्स ऑफ ऑब्वियसली उनको हम अपनी ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन कि भाई बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एक्वायरर की कितनी थी, ठीक है, और इट्स रिलेटेड एंटिटीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 years प्रायर टू द डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड टू कंसिडर द प्रपोजल फॉर डीलिस्टिंग, इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ टॉप 25 शेयर होल्डर्स फॉर द सेट पीरियड। हम उनको क्या इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई पिछले 2 साल के अंदर, 2 years के अंदर जो एक्वायरर है इसकी मेरी कंपनी में बाइंग सेलिंग क्या रही है, ठीक है, वो बताएंगे पूरा। और हमने साथ साथ क्या बताएंगे कि भाई मेरी कंपनी के टॉप 25 शेयर होल्डर्स कौन से हैं, क्या परसेंटेज में वो शेयर होल्डिंग को होल्ड कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप कंपनी सेक्रेटरी को दोगे सो दैट वो आपकी कंपनी का ड्यू डिलिजेंस अच्छे से कर पाए। द डिटेल्स ऑफ द ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन ऑन, देखो ऑन तो हमें पता है, ऑनलाइन तो क्या हो गया कि जो मेरे स्टॉक एक्सचेंज पे हो रही है, उसके अलावा आपकी ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस कितनी हैं आप वो बताओगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 years। तो ये बात ध्यान रखना, ये जो भी ड्यू डिलिजेंस हो रहा है ये कितने पीरियड का ध्यान में डेटा कंसिडर करते हुए हो रहा है, 2 years, ठीक है। तो 2 साल का ही आप एक्वायरर का डेटा दोगे, 2 साल का ही आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं वो बताओगे,
और कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो एक कंपनी सेक्रेटरी को रिक्वायर्ड लगती है कि भाई ये मुझे ड्यू डिलिजेंस करने में मदद करेगी, वो जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन सीक आउट करते हैं वो आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करेंगे। ये था हमारा कि अपॉइंटमेंट ऑफ द पीयर रिव्यूअर कंपनी सेक्रेटरी फॉर ड्यू डिलिजेंस। देन कम्स रेगुलेशन 11। अब 10 में हमने पढ़ लिया कि मेरा बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया। बोर्ड रेजोल्यूशन फिर से टाइमलाइन मेरे साथ रिवाइज करोगे। सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर, उसके बाद आईपीए, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन डिसमिनेट मतलब ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज को बता रहे हो। आईपीए इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट किसको कर रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज फर्दर पब्लिक को बताता है, लेकिन विद इन 1 डे ऑफ द आईपीए आप कंपनी को नोटिस भेजते हो कि हम कंपनी के शेयर्स को डीलिस्ट कर रहे हैं। देन वहाँ से 21 डेज के अंदर अंदर, मैक्सिमम 21 डेज के अंदर आपका बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए। अब ये तो एक टाइमलाइन होगी। फिर हमने क्या पढ़ा कि जब बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो रहा है, आप उसकी पास हो गया तो वो उसकी इंफॉर्मेशन आप स्टॉक एक्सचेंज को देते हो, साथ ही साथ आप ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट देते हैं ना हम, और क्या देंगे? कंपनी सेक्रेटरी की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट भी हम स्टॉक एक्सचेंज के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। फिर आपका रेगुलेशन 11 बात करता है अप्रूवल बाय शेयर होल्डर, मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, हम एसआर पास करेंगे। सो कंपनी शैल ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन नॉट लेटर देन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द बीओडी। कि यहाँ पे मेरा मैक्सिमम, मैंने टाइमलाइन क्या लिखी थी, 21 डेज में हमारा क्या हो जाना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए। फिर वहाँ से मैक्सिमम 45 डेज, राइट, नॉट लेटर देन 45 डेज के अंदर अंदर मेरा एसआर पास हो जाना चाहिए, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मुझे मिल जाना चाहिए। The special resolution shall be passed through the postal ballot या e-voting as per the applicable provisions of the Companies Act. The company shall disclose all the material facts. आप explanatory statement दोगे, उसके अंदर अगेन जस्टिफिकेशन, रीज़न क्या है, शेयर होल्डर्स को किस तरीके से उनका बेनिफिट ध्यान में रखते हुए आप डीलिस्टिंग करो, वो सब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप मेंशन करोगे। द स्पेशल रेजोल्यूशन, नाउ कम्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या? The special resolution shall be acted upon only if the votes cast by the public shareholder, ये बात को हाईलाइट कर लो, if the votes, याद कर लेना, ठीक है, if the votes cast by the public shareholders in favor of the proposal at least 2 times the number of the votes cast by the public shareholders against it। अब मैं पब्लिक शेयर होल्डर क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हम ये मान के यहाँ पे ऐसे चलेंगे कि जो भी मेरी होल्डिंग है, ठीक है, जो भी मेरी शेयर का पैटर्न है, शेयर होल्डिंग है, वो 2 तरीके से होल्ड हो रखी है। एक हो रखी है प्राइवेटली को मैं बोल सकती हूँ कि भाई इतना परसेंटेज तो एक्वायरर के पास है ही, ठीक है। एक्वायरर मतलब अब एक्वायरर को हमें टेक ओवर वाले से रिलेट नहीं करना है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था। तो जो भी मेरा एक्वायरर है, इंडिविजुअल प्रमोटर और कंपनी जो भी है, उनके पास कुछ होल्डिंग तो पहले से ही होगी ना, तभी तो वो इतना मेजर डिसीजन ले पा रहे हैं, ठीक है। तो वो उनकी होल्डिंग को मैं प्राइवेट बोलती हूँ, और बाकी जितना परसेंटेज मेरी जनरल पब्लिक के पास है वो मेरी पब्लिक शेयर होल्डिंग है, ठीक है। और दूसरी हो गई मेरी एक पब्लिक तरीके से होल्ड है जो कि मेरे नॉर्मल शेयर होल्डर्स के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि हम जनरली एसआर कब मानते हैं कि भाई 75% अगर है तो हम एसआर पास मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या बोली गई कि तभी माना जाएगा कि अगर वोट जो कास्ट हुए हैं बाय द पब्लिक शेयर होल्डर, मतलब जब हम वोटिंग कराएंगे तो हम उन्हीं शेयर्स को काउंट करेंगे, उन्हीं शेयर्स की वोटिंग को काउंट करेंगे जो कि पब्लिकली होल्ड हैं, ठीक है। तो मैं एक्वायरर का परसेंटेज उसमें से हटा दूंगी, मान लो 1000 है, ठीक है। अब 1000 में से हो सकता है ना कि 300 मेरे एक्वायरर के पास ऑलरेडी उनके पास है और 700 मेरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ट्रेड हो रहे,
तो ये मेरी पब्लिक शेयर होल्डिंग हुई। इस पे जो वोट्स आएंगे, ठीक है, 700 का बोलता है कि यहाँ इस पे हम मान के चलेंगे, तो बोलता है दैट शुड बी, जो वोट कास्टेड बाय द पब्लिक शेयर होल्डर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल शैल बी एटलीस्ट 2 times ऑफ द वोट कास्टेड बाय द पब्लिक शेयर होल्डर अगेंस्ट इट। ठीक है, अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखो मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ वोट से सपोज 10,000 है, राइट। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? 10,000। इस 10,000 में से 4,000 जो हैं वो मेरे एक्वायरर के हैं, ठीक है, वो तो छोड़ दो, और ये जो 6,000 है वो है मेरे प्राइवेट पब्लिकली होल्ड शेयर्स। ठीक है, पब्लिक शेयर होल्डिंग की ही हमें बात करनी है, तो मेरे 6,000 हैं पब्लिकली पब्लिक, एक मिनट, ठीक है, पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास, राइट। यहाँ पे लिख लेते हैं पब्लिक, करेक्ट। तो सेंटेंस क्या बोलता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन डीलिस्टिंग के केस में तभी पास होगा व्हेन द वोट्स कास्ट बाय द पब्लिक शेयर होल्डर, ठीक है, पब्लिक शेयर होल्डर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल एटलीस्ट 2 times द नंबर ऑफ वोट कास्ट बाय पब्लिक शेयर होल्डर अगेंस्ट इट। ठीक, अब ये 6,000 में से सपोज 4,000 आए रेजोल्यूशन के फेवर में और 2,000 आए रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में। ठीक, अब इस 2,000 के ऊपर बात आ जाती है। रेजोल्यूशन तभी पास होगा व्हेन द वोट कास्टेड बाय द पब्लिक शेयर होल्डर आर एटलीस्ट 2 times, ठीक है, ऑफ द नंबर ऑफ वोट कास्ट बाय द पब्लिक शेयर होल्डर अगेंस्ट इट। तो इसका अगर हम 2 times करते हैं, जो अगेंस्ट है 2 times करेंगे तो आएगा 4,000। ठीक है, तो फेवर में भी कितने थे? 4,000। अब इसका अगेंस्ट में जितने आए उसका डबल करने पे कितना बन रहा है? 4,000। तो क्या यहाँ पे रेजोल्यूशन पास होगा या नहीं, आप मुझे बताओगे सेंटेंस को पढ़ के। ओनली इफ द वोट कास्ट बाय द पब्लिक शेयर होल्डर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल एटलीस्ट 2 times, एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट मतलब मिनिमम, तो 2x होना ही चाहिए द नंबर ऑफ वोट कास्ट बाय द पब्लिक शेयर होल्डर अगेंस्ट इट। तो यहाँ पे क्योंकि मिनिमम लिखा है और मिनिमम हमारा 4,000 आ रहा है, ये भी 4,000 है, ये भी 4,000 है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। अगर ये लिखा होता ना कि मोर देन 2 times, ठीक है, तो फिर नहीं होता क्योंकि ये एग्जैक्ट 4,000 पे आ रहा है। बट क्योंकि लिखा मिनिमम 2 times है, हमारा मिनिमम जैसे आया कि यहाँ पे 4,000, तो हमारी वैल्यू जो रेशियो है वो मैच कर गया, तो हमने बोला तब भी हम मान लेंगे कि पास हो गया है। इससे कम होता तो हम बोल देते नहीं पास हुआ। एक सिनारियो और देखते हैं। 6,000 हैं, ठीक है, 3,200 हुए मेरे फेवर में और 2,800 हुए मेरे अगेंस्ट में। ठीक, अब अगर मैं 2,800 करती, 2,800 का 2 times करती हूँ तो कितना बनता है? 5,600। ठीक है, तो अब देखो द वोट कास्टेड इन फेवर शुड बी एटलीस्ट 2 times ऑफ द वोट कास्टेड अगेंस्ट। क्या ये जो फेवर में है ये इसका 2 times है अगेंस्ट का? द आंसर इज नो। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन पास नहीं होता है, करेक्ट। एक और सिनारियो, 6,000 है। अब हमें ये 4,000 से तो कोई लेना देना नहीं होगा, क्वेश्चन में आपको बाइफर्केशन देगा ही देगा, ठीक है, कि ये मेरे एक्वायरर की है, ये मेरे पब्लिक है, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे कि रेजोल्यूशन पास हो रहा है या नहीं। तो 6,000 मेरी पब्लिक की है, ये है मेरी फेवर की, ये है मेरी अगेंस्ट की। अगेन 2 times आया 3,000, तो क्या पास हुआ या नहीं? द आंसर इज हुआ, क्योंकि यहाँ है 4,500 और हमें मिनिमम कितना चाहिए था? 3,000, तो इससे अबव है, दैट मीन्स यहाँ पे पास हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्पेशल रेजोल्यूशन हम कुछ अलग ढंग से सोचते हैं, लेकिन डीलिस्टिंग में हम एक अलग क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। देन कम्स रेगुलेशन 12, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। बोलता है कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द रेलेवेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज for in principle approval of the proposed delisting of its equity shares in the form specified by the recognized stock exchange from time to time, not later than, मतलब मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर उसे अप्लाई कर देना है फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल। 15 दिन फ्रॉम द पासिंग ऑफ
लिख लो 15 days फ्रॉम द पासिंग ऑफ SR, ठीक है। जैसे ही मेरा SR पास हुआ वहाँ से 15 दिन के अंदर अंदर मैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे पास कर दूंगी फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द SR। और अगेन हाईलाइट कर लो, और रिसीट ऑफ द अदर्स और रिसिप्ट ऑफ एनी अदर स्टैट्यूटरी रेगुलेटर अप्रूवल विच एवर इज लेटर। मतलब क्या कि मुझे 15 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना है। लिखा है ना कि कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द रेलिवेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ इट्स इक्विटी डील फॉर द approval of the proposed delisting of equity shares from the recognized stock exchange from time to time, not later than 15 working days from the date of passing the special resolution। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो वहाँ से 15 दिन के अंदर अंदर, या फिर हो सकता है ना मेरी कंपनी पे और अलग अलग सेक्टोरल रेगुलेटर्स अप्लाई, उनकी रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो। जैसे इंश्योरेंस का काम है तो IRDA हो, ठीक है, या फिर कुछ टेलीकॉम का है तो आपका ट्राई हो, राइट। तो अगर कोई और गवर्निंग बॉडी है तो बोलता है या तो वहाँ से उनका जब आ जाए, और नॉट और रिसिप्ट ऑफ एनी अदर स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी अप्रूवल विच एवर इज लेटर, कि या तो हम रेजोल्यूशन जो पास हुआ है वहाँ से 15 दिन, या अगर हमने और जगह रेगुलेटर पे अप्लाई किया या उनका उस उधर से हाँ आ जाए, ठीक है, कि हाँ आप आगे बढ़ सकते हो। तो जो भी बाद में आएगा, चाहे रेजोल्यूशन बाद में पास हुआ या अप्रूवल के लिए अप्लाई किया तो वो बाद में आया, इन दोनों में से जो बाद में आएगा वहाँ से 15 दिन के अंदर अंदर मैं अपनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे एप्लीकेशन फाइल कर दूंगी। द एप्लीकेशन सीकिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द डीलिस्टिंग ऑफ फॉर द डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर शैल बी अकम्पनीड बाय द ऑडिट रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड अंडर द रेगुलेशन 76 ऑफ द सेबी, ठीक है। क्या ऑडिट रिपोर्ट में कि पिछले 6 महीने में वो ऑडिट रिपोर्ट क्या होगी, इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर सॉट टू बी डीलिस्टेड कवरिंग अ पीरियड ऑफ 6 months प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन, कि भाई पिछले 6 महीने में इन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या ट्रेडिंग हुई है, किसके पास कितने शेयर्स गए हैं, वो सब कुछ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन होगा उस 6 महीने को कंसिडर करते हुए। तो वो साथ ही साथ क्या होना चाहिए, अकम्पनीड बाय द ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए जब मैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रही हूँ। सच एप्लीकेशन सीकिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर शैल बी डिस्पोज्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज अगेन कितने टाइम के अंदर अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ अगेन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज कंप्लीट। तो मतलब 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम दी कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ SR, या फिर अगर अप्रूवल मुझे किसी और रेगुलेटर से चाहिए था वो आ गया, जो भी बाद में आया वहाँ से 15 दिन के अंदर मुझे अप्लाई करना है मेरे इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए। जैसे ही मैंने अप्लाई किया स्टॉक एक्सचेंज को, जिस दिन मैंने अप्लाई किया वहाँ से 15 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को मेरी ड्यूटी है सारी इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है, कंसिडरिंग ऑल दी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, उनको 15 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना ही है। The recognized stock exchange shall not unfairly withhold the application but may require the company to satisfy and inform in its regard, कि भाई आपने रेगुलेशन 10-11 की मेरा बोर्ड का अप्रूवल, मेरा स्पेशल रेजोल्यूशन ये पास हो गया है, रेजोल्यूशन ऑफ द इन्वेस्टर, किसी को ग्रीवियंसेस था तो आपने उनको रिजॉल्व किया है, पेमेंट अगर आपकी कोई सेबी की पेमेंट पेंडिंग है आपने वो कर दी है, कंप्लायंस विद दी आपके सारे LODR के कंप्लाइंसेस आपने फॉलो कर रखे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं कि जो आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज है या ऐसा कुछ बाकी है तो वो आप करोगे, कोई लिटिगेशन वगैरह तो नहीं चल रहा है, या कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर मेरे स्टॉक एक्सचेंज को लगता है तो वो आपसे ऑब्वियसली उन पे और डिटेल्स मांगेगी, और ये सब चीज़ें जब कंप्लीट होंगी तो ही वो 15 दिन के अंदर आपको अप्रूवल दे पाएगी, राइट। सो आज की क्लास में हमने रेगुलेशन 4 कवर करी, 5 करी, 6 करी, 7 करी, 8 से हमने IPA समझा है ना, इनिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, उसके बाद से हमने हमारे बोर्ड का अप्रूवल समझा, हमने स्पेशल रेजोल्यूशन समझा, हमने पीयर रिव्यू बाय द कंपनी सेक्रेटरी, ऑब्लिगेशन ऑफ द मर्चेंट बैंकर, काफ़ी कुछ जो मेजर मेरे एग्जाम में आ सकता है हमने आज की क्लास में कवर किया है। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे विद द एग्जिट अपॉर्चुनिटी दैट इज फ्रॉम द रेगुलेशन नंबर 14, ठीक है। अभी हम
हमने ये पढ़ा कि हम वॉलंटरी तो कर रहे हैं लेकिन हमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है। तो उस एग्जिट अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने के लिए जो जो प्रोसीजर मुझे करने थे हमने वो पढ़े। अब हम डिसाइड करेंगे कि प्राइस कैसे डिसाइड होगा, कैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सो मेक श्योर बिफोर यू आर ज्वाइनिंग द नेक्स्ट क्लास आपने इस क्लास को एंड द प्रीवियस वन उसको अच्छे से कवर किया है, तभी आपको आगे की टाइमलाइन समझ में आएगी। सो आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया है, समझा है चीज़ों को। इट इज़ अ वेरी इजी रेगुलेशन, करेक्ट, और इंटरेस्ट भी आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।